हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, बिहार पीजीटी का सिलेबस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। और इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस सिलेबस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए एंड इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिकॉज सबसे पहली बात स्टूडेंट की बिहार का जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी कंप्लीट सिलेबस, बहुत ही बढ़िया सिलेबस पब्लिश है और जिस तरीके से सीरियल वाइज होना चाहिए वैसा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिहार पीजीटी के सिलेबस को डिस्कस करूंगी एंड आई विल डिस्कस सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. I'm JET also qualified and PhD from University of Jammu, and my specialization is econometrics and mathematical economics, and I'm a lifetime member of IEASA and diploma in finance. And student, this is my mobile number 84390 66995. You can message me on this number. And this is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. तो गूगल प्ले स्टोर से आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर आपको ये बिहार पीजीटी का जो सिलेबस है उसको मैंने पब्लिश कर दिया है। आप इस सिलेबस को वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस की हम बात करें सबसे पहले तो मैंने जैसा बोला कि ये जो सिलेबस है बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, कंप्लीट जिस तरीके से होना चाहिए। दिस इज़ वेरी नाइस सिलेबस जिसमें इकोनॉमिक्स जो है 100 मार्क्स का है। सेक्शन ए आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिलेबस जो है, इसमें यूनिट वन में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जैसे व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो ये इंटरमीडिएट लेवल का है। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये भी स्टूडेंट ये भी इंटरमीडिएट लेवल का है। और इसको आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो के डुएट की बुक से भी कर सकते हैं। के डुएट की बुक में ये बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में लालन लाल की बुक से आप इसको कर सकते हैं। सर की बुक भी बहुत अच्छी है, तो इस बुक से आप इसको पूरा कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला स्टूडेंट, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी इसका जो डिटेल सिलेबस है पब्लिश किया हुआ है, आप उसको मेरे ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट 3 लॉ ऑफ सप्लाई, आइसोकॉन्ट, प्रोड्यूसर सरप्लस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। उपभोक्ता के बाद आपको उत्पादक पढ़ना है, उत्पादक का संतुलन। फिर मार्केट के जितने भी प्रकार हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, कोर्नॉट मॉडल एंड किंग डिमांड कर्व। तो ऑलमोस्ट देखो काफ़ी डिटेल सिलेबस है। आपको उत्पादन, उपभोक्ता, बाजार, लागत, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इसमें आप अगर चाहें तो ये जो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये आप बहुत ही सिंपल वाला है, लेकिन बाद में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं लाइक जो मार्केट का क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो इस सिलेबस को पूरा करने के लिए आप HL आहूजा की बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। HL आहूजा की बुक का हिंदी PDF ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर भी किया है, तो हिंदी PDF को भी आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में ये बुक तो अच्छी है ही, तो HL आहूजा से आप इसको पूरा कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई बुक है। यहाँ पर हम बात करें यूनिट 5 की। यूनिट 5 में स्टूडेंट जो दिया हुआ है, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ने बोला है कि मैम इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। यूनिट 5 में वितरण का सिद्धांत है ना। वितरण का सिद्धांत मतलब क्या है कि हम वेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं, रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो इसी में आपको पूरे क्लासिकल एंड कीन्जियन थियोरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है। लाभ में आपको प्रोफेसर नाइट की थियोरी पढ़नी है, शुम्पीटर की थियोरी पढ़नी है। और इसके अलावा आपको रिकार्डियन थियोरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट, क्वाजी रेंट क्या है, आभासी लगान। ठीक है। तो माइक्रो का सिलेबस जो है काफ़ी डिटेल में है और ये सिलेबस जो है HL आहूजा से बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों के सिलेबस में कहीं भी मैथमेटिकल का सिलेबस नहीं है। तो आपकी क्वेरी है कि मैम क्या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, तो देखिए मैं सही बात बताऊंगी, यू बिलीव मी, कि बिना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे कमांड किए हुए माइक्रो को करना मुश्किल है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैं किस चैप्टर की बात करूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मैथ आता है, इसमें आपको अवकलन या डिफरेंशिएशन तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
तो अवकलन का चैप्टर आपको करना है, अवकलन या डिफरेंशिएशन का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके किए हुए आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैथ नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कहना कि मैम मैथमेटिकल को करना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं जैसे पढ़ाती हूँ तो मैं पहले मैथमेटिकल पढ़ाती हूँ, सो दैट आप जब माइक्रो पढ़ो तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहे, आपसे माइक्रो के मैथ्स बन जाए। माइक्रो इज़ फुल मैथमेटिकल, चाहे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करो या कॉस्ट थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में भी अगर आप टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता है स्टूडेंट, मार्जिनल मतलब क्या हुआ, सीमांत। जहां पर सीमांत वर्ड आ जाता है वहां पर आपको अवकलन तो बनाना ही पड़ेगा, तो अवकलन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में आपको एक तरीके का मैथ आता है कि वो उत्पादन की मात्रा निकाले जहां पर लाभ अधिकतम हो। क्वेश्चन बैंक को आप खोल करके देख सकते हो, उस तरह के सवाल बड़े ही कॉमन है। तो ये सवाल कैसे बनेगा, मार्केट में वो मात्रा निकालना जहां पर कि लाभ अधिकतम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, एमआर बराबर एमसी, है ना, ये शॉर्टकट मेथड होता है। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो मैंने क्या बताया, जहां भी मार्जिनल वर्ड आ जाएगा वहां पर मैथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एमआर बराबर एमसी जानने के लिए आपको अवकलन तो जानना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की, कंज्यूमर सरप्लस का मैथ आपको इंटीग्रेशन से बनता है। कंज्यूमर सरप्लस का मैथ आपको इंटीग्रेशन से बनता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को भी पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन को बिना पढ़े आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो एटलीस्ट 2 चैप्टर तो आपको करना है, अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन को करने के लिए आप कोई भी 10+2 की मैथ की बुक ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक में भी ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन दोनों को करने के बाद तब आप माइक्रो पर आएंगे, क्योंकि देखिए थियरी तो सबसे बन जाती है, लेकिन जब मैथ आता है प्रोडक्शन के चैप्टर में भी आपको मैथ बनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे, उसमें भी मैथ है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है इसमें भी मैथ है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में भी आपको मैथ बनाना पड़ेगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में भी आपको मैथ है। तो ये 4 चैप्टर तो आपको मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिससे बार बार सवाल आते हैं। कंज्यूमर सरप्लस ऑल्सो, तो 5 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिना मैथमेटिक्स के ये चैप्टर बनाना मुश्किल है, ठीक है। आई होप मैंने आपको यूनिट 1 के बारे में समझा दिया है। क्या करना है मैंने जैसा बताया, पहले मैथमेटिकल की बुक उठाइए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को पूरा कर लीजिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे कमांड कर लेते हैं, अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमारा तो मैथ नहीं है, बहुत सारे आपने मैसेज किए हैं मैम हमारा मैथ नहीं है, तो क्या ये एग्ज़ाम पूरा करना मुश्किल होगा? बिल्कुल होगा। और मैथ क्या है स्टूडेंट, एक प्रैक्टिस की चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ में बहुत अच्छे थे तो आप ये बना लो, या ज़रूरी नहीं है कि आपका मैथ अच्छा नहीं था तो ये मुश्किल होगा। मैथ को अगर आप आज भी स्टार्ट करो ना तो एक अच्छे लेवल तक आप आ जाते। मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है। एंड मैथ एक ऐसा सवाल होता है, मैथ का सवाल ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही हमें आंसर दिख रहा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी, बट अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, these chapters are very important as far as micro is concerned, ठीक है। अब हम आगे बढ़े सेक्शन 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, उसकी जो 3 विधि होती है ना, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। एंड देखो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ना, मैं इसको आपको बहुत ही अच्छा बताती हूँ कि 10+2 की कॉमर्स की बुक उठा लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा अच्छा, मैंने तो खैर दोनों ही पढ़ा है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो मैं आपको कंपेयर करके बता सकती हूँ। 10+2 में आपको इकोनॉमिक्स से अच्छा आप कॉमर्स की बुक ले लीजिएगा। और कॉमर्स की बुक 10+2 की कॉमर्स की बुक में ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत ही अच्छे से है। खासकर इसके जो आर्थिक समग्र हैं, समग्र मतलब एग्रीगेट्स, ठीक है, एग्रीगेट्स पे कमांड रहना है कि भाई हम जीडीपी से जीएनपी में कैसे बदलेंगे, अगर डोमेस्टिक इनकम है तो नेशनल इनकम पे कैसे बदलेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे हैं तो मार्केट प्राइस पे कैसे आएंगे,
ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए। और मेजरमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ है जिनको हम राष्ट्रीय आय में गिनती करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय में नहीं गिनते, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाला है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन ऑल्सो। इसके अलावा स्टूडेंट क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल से इसमें से सवाल आ जाते हैं। क्लासिकल्स की अजम्पशन, अब देखो पढ़ाते पढ़ाते इतना तो पता ही है कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए। क्लासिकल से ज़्यादातर उनकी मान्यताओं से सवाल आते हैं, है ना। क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की क्या एजम्पशंस हैं और उन एजम्पशन से आपसे क्वेश्चंस होते हैं। कीन्जियन थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कीन्जियन थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से सवाल होते हैं और इसमें मैथमेटिकल सवाल होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल आप बोलोगे मैम इसमें कौन सा मैथ करना है, तो बहुत ही सिंपल है। कीन्स ने जो आपको दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट बताए थे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन दोनों से आपको मैथ बनते हैं। मल्टीप्लायर के चैप्टर में मैथ है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लमसम टैक्स मल्टीप्लायर लगाएं या हम जो है प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर लगाएं, तो ये सारे चैप्टर जो है मैथमेटिकल हैं। मैंने जो ऐप पर पढ़ाया है स्टूडेंट, मैंने पहले इसका मैथ करवाया है, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल दूसरे तरीके से पढ़ाती हूँ। अगर आप मैथ को पहले कर लोगे, उस पर कमांड कर लोगे, तो ये चैप्टर्स आपको बड़े ईजी लगेंगे। आप भी अगर पढ़ते हो, खुद से भी पढ़ते हो, तो पहले इसके मैथ पे कमांड कर लो, और अगर मैथ पे कमांड हो जाता है तब आप कॉन्सेप्ट पे आइएगा, तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। लेकिन अगर आप पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, बीच बीच में मैथ आता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो पहले आप जो राष्ट्रीय आय, संतुलन पर राष्ट्रीय आय किस किस तरह से निकाली जाती है, उस पर जितने भी मैथ हैं उन सबको कर जाइए, और इसके अलावा मल्टीप्लायर के जो मैथ हैं उसको भी कर जाइए। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो और मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल डिसिसिव होता है। अगर इन दोनों में आपके मार्क्स अच्छे उड़ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। कंजम्पशन फंक्शन में आपको, कंजम्पशन फंक्शन देखो यहाँ पर दिया तो नहीं है कि सिर्फ कीन्स का पढ़ना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा कीन्स का भी और कीन्जोपरांत भी, ठीक है। उपभोग फलन, कीन्स ने क्या बोला था, ड्यूजनबेरी का क्या था, एंडो मोडिग्लानी का क्या था, है ना, ये सारे, लाइफ साइकिल, परमानेंट हाइपोथेसिस, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। मल्टीप्लायर का बेसिकली फॉर्मूला आता है, मल्टीप्लायर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। निवेश गुणक, अगर आपको पूछा जाए निवेश गुणक क्या है, या फिर सरकार के द्वारा निवेश में वृद्धि की गई 100 रुपये, ठीक है, सरकार के द्वारा निवेश में वृद्धि की गई 100 रुपये, मल्टीप्लायर जो है वो है 0.6, तो डेल्टा वाई क्या होगा, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। आय में वृद्धि कितनी होगी। तो मैथमेटिक्स तो इसमें आपको मल्टीप्लायर में भी है, इसमें आपको थोड़े से एक्सेलरेटर में भी है, जहाँ पर एक्सेलरेटर में आपको थोड़ा सा एल्जेब्रिक डेरिवेशन है, ठीक है। इसके बाद आ जाए इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन थोड़ा सा करंट का टॉपिक है, ये सब तो आप किताब से करेंगे। इन्फ्लेशन को भी बुक से पढ़ लीजिए, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ा सा देख लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023 में इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादातर आपको सवाल आते हैं ट्रेंड रिलेटेड, प्रवृत्ति क्या रही है, महंगाई की प्रवृत्ति क्या रही है। और एक और काम आप करेंगे, RBI.org, इस साइट पर जाकर के भी आप एक बार ही देखेंगे कि RBI ने इन्फ्लेशन का कितना टारगेट रखा था, RBI के द्वारा इन्फ्लेशन का टारगेट कितने सालों के लिए तय किया जाता है, और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या रहा है, प्रवृत्ति क्या रही है। ये सारी चीज़ें आपको RBI के साइट पर भी मिल जाएंगी और इकोनॉमिक सर्वे पे भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही हाफ हार्टेडली पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसको बहुत ही ध्यान दे करके कीजिएगा। एंड आपके सिलेबस का जो सीक्वेंस है, आई लाइक दिस सीक्वेंस, बहुत ही बढ़िया से सिलेबस पब्लिश किया है। नहीं तो मैं तो पूरे स्टेट को पढ़ाती हूँ, जम्मू से लेकर के केरल तक के स्टूडेंट हैं, उन सभी का सिलेबस मैं देखती हूँ। एंड आई अप्रिशिएट बिहार PGT का सिलेबस आप लोगों का बहुत ही बढ़िया से निकाला हुआ है। यूनिट 7, मनी के फंक्शन एंड रोल ऑफ मनी, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, फिशर एंड कैम्ब्रिज एंड कीन्जियन थियरी ऑफ मनी। इसमें मनी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर देने की ज़रूरत नहीं है, मनी के टाइप पढ़ लीजिएगा। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी से सवाल आते हैं
और इन सभी का जितना फॉर्मूला है, फिशर का फॉर्मूला क्या था, है ना, जो भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं, पीगू का फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में, बेसिकली दिस इज डिमांड ऑफ मनी। तो इसके फॉर्मूलाज पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्या फॉर्मूला है उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और फॉर्मूला में हर अक्षर क्या बताता है, ऐसे भी सवाल आते हैं। कीन्जियन थियरी ऑफ मनी में लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल से बहुत सवाल आएंगे। तरलता जाल को करने से पहले आपको बॉन्ड मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड मार्केट में कैसा संबंध होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा होना चाहिए, इससे सवाल आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में देखो, सबसे पहले थ्योरेटिकल तो पढ़ ही लेना। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है, लेकिन इसके अलावा आप इसको आरबीआई के साइट से भी कीजिए। करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। स्टूडेंट, मेरे द्वारा एक और कोर्स इस पर चलाया गया है, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें मैं ऑल्टरनेट डे इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसको मैं कवर करती हूँ। तो आप करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए और आरबीआई के साइट से जाकर आप इन आंकड़ों को उठा सकते हैं। पिछले 1 साल में मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह का स्टैंस देखा गया, हॉकिश स्टैंस देखा गया है या क्या देखा गया है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी सवाल आते हैं, अगर महंगाई को दूर करना है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सेल करेगी या परचेज करेगी, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, लेकिन मैं इसका थंब रूल बताती हूँ। और उस थंब रूल को याद रखिएगा कि जब भी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई सारे रेट्स को कम कर देती है, और अगर मनी सप्लाई को घटाना है तो सारे रेट्स को बढ़ा देती है। इस थंब रूल को याद रखोगे तो एग्जाम में सारे ही सवाल बन जाएंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शन एंड रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, टाइप एंड प्रिंसिपल, क्रेडिट क्रिएशन। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन का प्रिंसिपल, है ना। कभी कभी इसमें मैथ भी आते हैं कि एलआरआर आपको दिया रहता है और आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताना रहता है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। कुछ टर्म्स याद रखिएगा, अभी जो वर्तमान रेट्स चल रही हैं उनको याद रखिएगा। एंड एलआरआर से हम किस तरह से निकालते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है। 2 तरह के होते हैं ना, एक जमा गुणक होता है और एक साख गुणक होता है, दोनों में आपस में क्या संबंध है। और हाई पावर्ड मनी इसमें दिया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट एचपीएम ज़रूर पढ़िएगा, हाई पावर्ड मनी से भी सवाल आते हैं। एंड मॉनेटरी को थोड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़ के पढ़िएगा। मैं इसी तरह से पढ़ाती हूँ और जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आप भी पढ़ना, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि देखो, हम जब मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन इस जो मॉडल है उसका इम्प्लीकेशन तो हम पढ़ते हैं। आरबीआई जो भी काम करती है अपनी इंटरनल इकोनॉमी में, उसका असर एक्सटर्नल इकोनॉमी पर होता है। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो क्या होता है, बाहर के इन्वेस्टर्स भी आना चाहते हैं, है ना। और आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को घटाते, पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट 9, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड क्या होता है। यूनिट 9 में पब्लिक एंड प्राइवेट गुड को आप स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखो पूरे पब्लिक फाइनेंस को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, और उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट और स्टेट एंड यूनियन, इनका फेडरल फाइनेंस जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। सरकार की आय क्या है, सरकार का व्यय क्या है ना, संघीय संघवाद क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। और सरकार का ऋण क्या है, पब्लिक डेट क्या है। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बोली, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फेडरल फाइनेंस। और इन सब के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लेखी की बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आर एल लेखी की बुक, ये इंग्लिश मीडियम में आती है। हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ते हो तो त्यागी की बुक, इसमें बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। यूनिट 10, द इंडियन टैक्स सिस्टम, ये सभी चीज़ें आपको इस बुक से कवर हो जाएंगी। लेखी की बुक अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, त्यागी की बुक अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। साथ ही साथ टैक्सेशन का जो चैप्टर है और फेडरल फाइनेंस का जो चैप्टर है, एफआरबीएम भी कर लीजिएगा, एफआरबीएम भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंट है उससे कुछ आंकड़े आप देख लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2023 में यहाँ पर आपको बता रही हूँ।
फिर आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, बिल्कुल जिस तरीके से चैप्टर्स होने चाहिए वैसे हैं। मैं जब पढ़ाती हूँ स्टूडेंट में हमेशा बोलती हूँ, कई स्टेट के मैं पीजीटी के सिलेबस को देखती हूँ तो रिकार्डो नहीं दिया रहता है, एडम स्मिथ नहीं दिया रहता है, सीधे पढ़ना रहता है कार्ल मार्क्स, उसके बाद पढ़ना रहता है शुम्पीटर। लेकिन शुरुआत होती है एडम स्मिथ से। विकास का अर्थशास्त्र हम जब पढ़ते हैं तो पहले हम एडम स्मिथ पढ़ते हैं, देन रिकार्डो, रिकार्डो के बाद जो है हमारा मिल का सिद्धांत भी पढ़ते हैं, उसके बाद आपको लुइस की थियरी पढ़ते हैं। लुइस की थियरी जहाँ खत्म होती है वहाँ से हम पढ़ते हैं किसका, फाइरेनिस का सिद्धांत। तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो विकास के अर्थशास्त्र को बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ना चाहिए, है ना। एडम स्मिथ ने क्या बोला था, तो एडम स्मिथ का कहना था डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद हम आ जाते हैं रिकार्डो की रेंट थियरी, उसके बाद हम आ जाते हैं लुइस का कहना था कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होता है, लेकिन लुइस ने ये नहीं बताया था कि उस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जिसको फाइरेनिस ने पूरा किया। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था, तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि भाई लेबर ही काम करता है, वही सरप्लस कमाता है और कैपिटलिस्ट जो होते हैं उसको स्नैच कर लेते हैं। तो उन्होंने वर्ग संघर्ष को बताया। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी विकास के अर्थशास्त्र में जितने भी अर्थशास्त्री हैं, सभी का अलग अलग सिद्धांत है। इसको पढ़ने का तरीका स्टूडेंट की मन में ये रख करके पढ़िए कि ये थियरी क्यों आई, ये थियरी हमसे क्या कह रही है, और जितने भी मान्यताएं हैं, जो भी एजम्पशंस है, उसको याद रखिएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, थियरी पढ़ ली, एजम्पशन छोड़ दिया। एजम्पशंस को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एजम्पशंस को ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और इसमें देखो 2 बुक मैं बता रही हूँ। एक तो हमारी आहूजा की बुक बहुत ही अच्छी है इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो मिश्रा एवं पुरी की बुक भी इसमें बहुत ही अच्छी है। ये दोनों बुक आप अगर करते हैं तो ये अच्छे से हो जाता है। और मॉडल्स पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। सवाल इन सभी में से सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल जो है, मैं आपको कुछ गेस कर देती हूँ जिससे ज़्यादा सवाल उठते हैं। इसमें आपको हेराडोमर का मॉडल, इससे मैथ आता है। सोलो का मॉडल भी काफ़ी फेवरेट रहा है, ठीक है। नॉक्से का विशेष सर्कल से भी सवाल आते हैं। रोस्टो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाले हैं जिससे सवाल आते ही आते हैं। बाकी तो सारे पढ़ लीजिए, बट हेराडोमर को ध्यान से पढ़िएगा, सोलो को ध्यान से पढ़िएगा। नर्क से बहुत ही इजी है लेकिन पढ़ लीजिएगा, ये फेवरेट चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम का। देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इसके करंट डाटाज ले लीजिए। और पॉवर्टी में सवाल कैसे आते हैं, कौन सी कमिटी कब आई थी पॉवर्टी एस्टिमेशन की, तो उसका डेट और उसके जो भी असेसमेंट थे वो उसको ध्यान से करना है। पर्यावरण का चैप्टर इसमें मिला के दिया गया है, पर्यावरण और संधारित विकास। तो देखो ये भी करंट का चैप्टर है कि पर्यावरण और संधारित विकास क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट कर लेना। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो कॉप की बैठक होती है, पर्यावरण से रिलेटेड जो कॉप की बैठक होती है, कौन कौन सी बैठक कब हुई थी और किस बैठक का क्या कहना था। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, है ना, पेरिस समिट में क्या हुआ था, अभी COP 27 की जो बैठक हुई उसमें क्या मुद्दा था। तो इसको इस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। और ये दो बुक जो है इसमें काफ़ी अच्छे हैं। प्लस करंट अफेयर पर ध्यान दे लीजिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी बैठक हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक भी है। ओके, इसके बाद आ जाए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंडियन एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक सर्वे को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। जब तक इकोनॉमिक सर्वे से आंकड़े नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ रेट क्या है एग्रीकल्चर की, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ, थोड़ी सी बिहार इकोनॉमी का भी एग्रीकल्चर का डाटा ले लीजिएगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे से। ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादातर सवाल आते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन विभिन्न पदार्थों में कौन कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। इंडियन इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी थी, कब कब आई थी, ठीक है। प्लस अभी कितने मिनी रत्न हैं, कितने महारत्न हैं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इन सब चैप्टर्स पर ध्यान देना। MSME के बारे में पूछा जा रहा है, तो MSME को पहले हम क्या कहते थे, कब से हम इसको MSME कहने लगे, MSME को इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम कैसे बांटते हैं, ठीक है, MSME को हम कैपिटल के आधार पर कैसे बांटते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट 15 ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक फीचर से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना को रट जाइएगा, सवाल आते ही आते हैं और आएंगे, ठीक है। दोनों जनगणना को रट जाइएगा। और जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, कौन से फेज में बर्थ रेट कैसा रहता है, डेथ रेट कैसा रहता है, इन सबको कर लेंगे।
5 ईयर प्लान से भी बड़े ही सवाल आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में मैं देख रही हूँ 5 ईयर प्लान हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक नाउअडेज। नीति आयोग कब बना, नीति आयोग को थिंक टैंक क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। लास्ट में दिया है इश्यूज कंसर्निंग इकोनॉमी ऑफ बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है उसके आर्थिक विकास के लिए क्या क्या नीति अपनाई गई, इसके लिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो मैंने जो कोर्स पब्लिश किया है स्टूडेंट, उसमें केवल बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अभी नहीं ऐड किया, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से जो इंपॉर्टेंट डाटाज है मैं इसमें पुट कर दूंगी। क्वांटिटेटिव मेथड ये डिफरेंट है। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये चैप्टर आपको सबसे पहले करना है। इसमें सांख्यिकी और मैथमेटिकल दोनों को मिला दिया गया है, जबकि अलग रखना चाहिए था। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये आपको क्या बता रहा है ये चैप्टर बता रहा है कि भाई पहले आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे कमांड कीजिए, फिर उसका एप्लीकेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला माइक्रो पढ़ने के पहले इसको कर ले। मैक्सिमा और मिनिमा भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम देता है कि कोई भी ग्राफ जो है मैक्सिमा पर अगर है तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा, दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। dy/dx बड़ा होगा या छोटा होगा, तो हमें पता है ना कि dy/dx अगर हम करते हैं, अगर ये 0 से इक्वेट होता है तो मैक्सिमा आता है, और ग्राफ नीचे जा रहा है इसका मतलब लेस देन 0 है, तब ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में खासकर फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं और छोटे छोटे मैथ आते हैं, है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिख लिख करके छोटे छोटे मैथ बनाइएगा, खूब बड़े बड़े मैथ के पीछे नहीं रहिएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगी स्टूडेंट की, माध्य का जो चैप्टर है उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी सांख्यिकी में आप पढ़ोगे उसका बेस माध्य होगा, मीन होगा, उसके मेरिट्स क्या है, उसका डिमेरिट क्या है, ये दोनों चीजें आपको करनी है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, सहसंबंध और प्रतीपगमन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इससे छोटे छोटे सवाल आते हैं। प्रतीपगमन और सहसंबंध में क्या संबंध है, इन दोनों का भी एक इक्वेशन है। प्रतीपगमन की 2 रेखाएं होती है, रिग्रेशन इक्वेशन की 2 रेखाएं होती हैं, 2 इक्वेशंस हम बनाते हैं, उनको अंडर रूट करते हैं तो कोरिलेशन आता है। इस तरह के मैथ्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे स्मॉल मैथ्स पर कमांड रखिएगा और फॉर्मूला पे कमांड रखिएगा, तो क्वांटिटेटिव में काफ़ी मार्क्स उठ सकते हैं। क्वांटिटेटिव का जो मेथड के जो सवाल आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो ये आपको विद प्रैक्टिस आएगा, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ईजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप सांख्यिकी की प्रैक्टिस डेली कीजिए। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, डेली सांख्यिकी के 2 मैथ तो हम बनाएंगे, ये आदत में डाल लीजिए, है ना। अगर हम सांख्यिकी के 2 मैथ को बना ले डेली, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो आप याद कर ही लोगे, और पहला पेज फॉर्मूला का पेज होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से बहुत सवाल आते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में डाला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। ये प्रविष्टि जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो मैंने YouTube पर भी इसको पढ़ाया हुआ है कि जब भी भारत सरकार की एसेट और लाइबिलिटी पर फर्क पड़ता है किसी भी एंट्री से, तो वो कैपिटल में जाएगा। किसी भी एंट्री से अगर एसेट और लाइबिलिटी नहीं हिलती है तो वो करंट में जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, और इसको, इस थंब रूल को याद रखोगे तो इसके जितने सवाल हैं आप आराम से जवाब दे लेंगे। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर को आप मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से जोड़ करके पढ़िएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मंडल फ्लेमिंग मॉडल को याद रखिएगा। तो इन दोनों को कनेक्ट कर करके ही मैं पढ़ाती हूँ। एंड IMF, IBRD, WTO कब बना, इसके उद्देश्य क्या है, इसके जो जैसे SDR क्या है, ये सारी चीज़ें करनी है। थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मिलान करने वाले सवाल आते हैं, मैच वाले आते हैं, कौन सी थियरी किसकी है, कब बनी, बस इससे ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जनरली आप देखोगे तो सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट यही आता है, और बहुत ही फेवरेट है हेक्सरॉलिन में पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान वाला चैप्टर हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, कौन सी थ्योरी किसकी है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। हेक्सरॉलिन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से अंदर से सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट, ये है बिहार पीजीटी का सिलेबस, और आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ये मैंने आपको बताया, सिलेबस की पूरी जानकारी दे दी। एंड बिहार पीजीटी का जो सिलेबस है वो मेरे ऐप शिफ्टोनॉमिक पर मैंने पब्लिश कर दिया है, आप इसको वहाँ से भी ले सकते हैं।
और इसकी रिकॉर्डेड बैच मैंने डाली है। अगर लाइव बैच के लिए और भी स्टूडेंट होंगे तभी इसका लाइव शुरू होगा, नहीं तो रिकॉर्डेड बैच में पूरा आपको पीडीएफ उपलब्ध है। रिकॉर्डेड बैच में जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं और जो भी पीडीएफ है वो आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑल्सो, क्योंकि माइक्रो में जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं, ग्राफ बनाओगे नहीं, तो माइक्रो पर कमांड नहीं होता। तो मेरी वीडियो सुनने के बाद, उसको बंद करने के बाद आप खुद से बना करके खुद से लिखने की आदत डालिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे ना, तो एग्जाम के टाइम में, एग्जाम में क्या होता है, हमारे दिमाग से हम पूछते हैं कि यहाँ हम क्या लिखें। तो जब आप घर में लिखोगे ना, तो आप वहीं पर अटकोगे जहाँ पर एग्जाम में अटकोगे। तो स्टार्ट राइटिंग लिखने की बड़ी आदत डालिए। कुछ भी पढ़ा, बंद करके उसको लिखा, ठीक है। ये टेक्निक सबसे अच्छी होती है और आप कभी भी नहीं भूलते हो, ठीक है। तो ये कोर्स मेरे द्वारा पब्लिश कर दिया गया है, इसको भी लेकर के आप पढ़ सकते